नमस्ते। वेलकम टू द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल। आज हमारी यूपीएससी सोशियोलॉजी ऑप्शनल की सीरीज में हम बात करेंगे प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में कॉलोनियल पॉलिसीज और ट्राइब्स के बारे में। अंग्रेज जब भारत में अपना एम्पायर कंसोलिडेट कर रहे थे, तब उनका सामना यहाँ की जनजातियों से हुआ। बिल्कुल। जो मतलब अपने इलाकों में सदियों से रह रही थी अपने खास तौर तरीकों से। तो ये टकराव कैसा था, और ये जो ब्रिटिश पॉलिसीज बनी, उन्होंने इन ट्राइबल कम्युनिटीज की जिंदगी, उनके समाज, उनकी पहचान को कैसे शेप किया? चलिए आज इसी में थोड़ा गहराई से उतरते हैं। जरूर। और ये समझना बहुत जरूरी है कि अंग्रेजों का इन समुदायों से आमना सामना क्यों और कैसे हुआ। देखिए, शुरुआत में कोई ऐसी सोची समझी कोई ब्लूप्रिंट वाली ट्राइबल पॉलिसी नहीं थी उनके पास। अच्छा। मतलब बस ऑन द स्पॉट डिसीजंस। हाँ, काफी हद तक। जैसे जैसे अंग्रेज फैलते गए, अलग अलग जगहों पर उनका सामना अलग अलग जनजातियों से हुआ, और उनकी नीतियां भी मौके के हिसाब से, मतलब सिचुएशन देखकर बनती गई। इसमें कंसिस्टेंसी, आप कह सकते हैं एक रूपता, वो ढूंढना मुश्किल है, खासकर शुरुआती दौर में। ये ज्यादातर रिएक्टिव था, प्रोएक्टिव कम। ओके। तो कहानी शुरू होती है कंसोलिडेशन फेज से, जब ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल और आसपास के इलाकों में अपनी जड़ें मजबूत कर रही थी। पहला बड़ा सामना, जैसा कि हमारे सोर्सेज बताते हैं, बंगाल के राजमहल हिल्स की पहाड़िया जनजाति से हुआ। हाँ, पहाड़िया जनजाति। ये लोग वहां के जो स्थानीय हिंदू जमींदार थे, उनके खिलाफ लगातार संघर्ष कर रहे थे, अपने हक के लिए लड़ रहे थे शायद। बिल्कुल। और अंग्रेजों का जो टिपिकल पहला रिएक्शन था वो था फोर्स का इस्तेमाल। अच्छा, मतलब सीधा लड़ाई। हाँ, क्लैश ऑफ आर्म्स हुआ, सीधी सैनिक कार्रवाई की गई। उन्हें लगा कि भाई ताकत से दबा देंगे। लेकिन वो पहाड़ी इलाके, जंगल और पहाड़िया लड़ाकों के जो गरिला वॉरफेयर टैक्टिक्स थे, अंग्रेजों को जल्दी समझ आ गया कि सिर्फ मिलिट्री सोल्यूशन यहाँ काम नहीं करेगा। महंगा पड़ेगा मतलब। हाँ, महंगा भी पड़ेगा और शायद उतना इफेक्टिव भी ना हो। रिसोर्सेज भी लगेंगे, जाने भी जाएंगी। तब उन्होंने स्ट्रैटेजी बदली। स्ट्रैटेजी बदली मतलब लड़ाई के बजाय कोई और तरीका। यहीं पर वो पैसिफिकेशन की पॉलिसी आती है, जिसका जिक्र है। एग्जैक्टली, पैसिफिकेशन। सुनने में तो बड़ा शांतिपूर्ण लगता है पैसिफिकेशन, लेकिन क्या ये वाकई शांति की बात थी या कंट्रोल का एक नया तरीका था ये? देखिए, शब्द पैसिफिकेशन है, पर तरीका मिला जुला था। इसमें शांति स्थापित करने की कोशिश तो थी, पर वो अंग्रेजों की शर्तों पर थी। एक तरफ जैसा आपने कहा, रिश्वत का इस्तेमाल हुआ। ट्राइबल लीडर्स जिनका समुदाय में असर था, उन्हें पेंशन या भत्ता देना शुरू किया। पेंशन मतलब तनख्वाह टाइप? हाँ, एक तरह से। सोर्सेज के मुताबिक ये रकम करीब 15,000 रुपए सालाना तक थी। अरे, उस जमाने में तो ये बहुत बड़ी रकम होगी। बहुत बड़ी रकम थी। ये सीधे सीधे लीडर्स को कोऑप्ट करने की कोशिश थी कि भाई आप पैसा लो, अपने लोगों को शांत रखो, अंग्रेजों के खिलाफ मत जाओ। हाँ, ये तो मतलब लीडरशिप को खरीदने जैसा हुआ। और दूसरा तरीका आपने कहा मल्टी प्रोंग था। दूसरा तरीका था स्ट्रेटेजिक सेटलमेंट का। एक्स सर्विसमैन यानी सेना से रिटायर हुए अंग्रेज या भारतीय सिपाही, उन्हें इनकरेज किया गया कि वो पहाड़िया बस्तियों के आसपास आकर बसे। अच्छा, क्यों? उन्हें जमीनें दी गईं, शायद कुछ और सुविधाएं भी। इसका मकसद दोहरा था, एक तो इन बस्तियों पर नजर रखना, इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना, और दूसरा, जरूरत पड़ने पर ये लोग एक लोकल मलेशिया की तरह काम कर सकते थे। एक तरह से बाहरी आबादी का दबाव बनाना और घेराबंदी करना। मतलब कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी का मिला जुला रूप। नेताओं को पैसा यानी कैरेट, और आसपास अपनी फौजी मौजूदगी का डर यानी स्टिक। बिल्कुल। इसी माहौल में ऑगस्ट क्लीवलैंड आते हैं 1782 में। वो उस इलाके के एडमिनिस्ट्रेटर थे। हाँ, क्लीवलैंड। उनका अप्रोच क्या था? क्या उन्होंने इस पैसिफिकेशन को फॉर्मलाइज किया? क्लीवलैंड ने इस पॉलिसी को एक संस्थागत, मतलब इंस्टीट्यूशनल रूप देने की कोशिश की। वो समझ रहे थे कि इन जनजातियों का रहन सहन, उनके सामाजिक नियम ये मैदानी इलाकों से बिल्कुल अलग हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि राजमहल हिल्स को नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जो सामान्य कानून और अदालतें थीं, उनके दायरे से बाहर रखा जाए। ये एक बड़ा कदम था। बाहर रखा जाए मतलब एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव जोन टाइप। पहाड़िया समुदाय के अपने ही नेता होते थे। अरे वाह! इन्हें सिविल और पीनल जुरिस्डिक्शन दोनों दिए गए, यानी जमीन जायदाद के झगड़े, जिन्हें दीवानी कहते हैं, और मारपीट, चोरी जैसे मामले, फौजदारी, दोनों सुनने का अधिकार। ये एक तरह का लिमिटेड सेल्फ गवर्नमेंट्स था फिर तो। हाँ, कह सकते हैं, पर अल्टीमेट कंट्रोल तो अंग्रेजों का ही था। इसके साथ ही एक और जरूरी बात हुई, जमींदारों से पहाड़िया लोगों का सीधा संपर्क खत्म कर दिया गया। अच्छा, तो लगान वगैरह? अब उन्हें जमींदारों को लगान नहीं देना था।
बल्कि सरकार ने उन्हें सीधे रेंट फ्री जमीनें दी। रेंट फ्री, वाह। हाँ, इससे पहाड़िया लोगों को शायद लगा होगा कि सरकार उनके साथ है, जमींदारों के शोषण से बचा रही है। ये तो सुनने में काफी प्रोग्रेसिव लगता है उस जमाने के हिसाब से। अपनी अदालतें, अपनी जमीन, जमींदारों से मुक्ति। क्या इसे ब्रिटिश ट्राइबल पॉलिसी की शुरुआत मान सकते हैं? वो जो आइडिया था कि ट्राइब्स को अलग तरह से गवर्न करना चाहिए। बिल्कुल यहीं से वो बीज पड़ा जो अगले 125 साल तक ब्रिटिश ट्राइबल पॉलिसी का आधार बना रहा, अलग अलग रूपों में। इसमें कुछ की एलिमेंट्स थे जो बार बार दिखते हैं। जैसे कि एक तो था लेजे फेयर, मतलब अहस्तक्षेप। ऊपरी तौर पर यह कहा गया कि जनजातियों के अंदरूनी मामलों में उनके रीति रिवाजों में दखल नहीं देंगे, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो। दूसरा, सेग्रीगेशन, यानी अलगाव। ट्राइबल एरियाज को बाकी आबादी वाले इलाकों से अलग थलग रखना। ये सोच कि वो प्रिमिटिव है, उन्हें सिविलाइज समाज के बुरे प्रभावों से बचाना है। या शायद उन्हें कंट्रोल में रखना आसान था इस तरह। ये भी एक पहलू हो सकता है, बिल्कुल। और तीसरा, यहीं पर विरोधाभास आता है, कॉन्ट्रडिक्शन। कैसा विरोधाभास? एक तरफ अलगाव और हस्तक्षेप की बात, दूसरी तरफ ऐसे ब्रिटिश कानूनों का कठोर एप्लीकेशन जो इन जनजातियों के लिए बिल्कुल अनसूटेड थे, जिनकी उन्हें समझ नहीं थी और जो अक्सर उनके पारंपरिक नियमों से टकराते थे। अच्छा, इसी को सोर्सेज ने हॉचपॉच पॉलिसी कहा है, एक खिचड़ी। हाँ, बिल्कुल हॉचपॉच। जिसमें जरूरत से ज्यादा सेग्रीगेशन भी है, जो शायद उन्हें मेन सोसाइटी से कटने और विकास से दूर रहने पर मजबूर कर रहा था। और दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन में अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन भी। ये अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन कैसा था? क्या इसका कोई ठोस उदाहरण मिलता है? हाँ, इसको सबसे कुख्यात उदाहरण है क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, अपराधी जनजाति अधिनियम, जो बाद में आया 1871 में। हाँ, सुना है इसके बारे में। इस कानून के तहत कुछ चुनी हुई जनजातियों को जन्मजात अपराधी, मतलब बॉर्न क्रिमिनल, घोषित कर दिया गया। क्या मतलब, जन्म से ही अपराधी? आम लोगों के लिए थी। वही अपराध करने पर इन अधिसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए सजाएं ज्यादा कड़ी थी। उन पर कड़ी नजर रखी जाती थी, उनके आने जाने पर पाबंदियां थीं। ये तो सरासर नस्लीय भेदभाव हुआ। बिल्कुल, ये इसी गलत धारणा पर आधारित था कि कुछ समुदायों में अपराध करना उनके खून में है। ये वैसा ही है जैसे आज भी कभी कभी पूरे समुदाय को शक की नजर से देखा जाता है, किसी एक व्यक्ति के काम की वजह से। हाँ, होता है। शुक्र है, आजादी के बाद 1952 में हमारी सरकार ने इस काले कानून को रिपील कर दिया। ये जानना जरूरी था। अच्छा, वापस क्लीवलैंड के पहाड़िया एडमिनिस्ट्रेशन पर आते हैं। आपने कहा लोकल कोर्ट्स बनी, हिल असेंबली बनी। ये सिस्टम कितना कारगर रहा, चला ठीक से? देखिए, क्लीवलैंड और उनके बाद के कुछ अधिकारियों के समय में ये हिल असेंबली काफी सक्रिय रही। ये सिर्फ मुकदमों का फैसला ही नहीं करती थी, बल्कि अपने कामकाज के लिए और शायद समुदाय के कुछ और मामलों के लिए नियम कायदे भी बनाती थी। अच्छा, मतलब सेल्फ रेगुलेशन टाइप। हाँ, और इसे फॉर्मल रिकॉग्निशन भी मिली जब 1796 में सरकार ने इन नियमों को रेगुलेशन आई ऑफ 1796 का दर्जा दे दिया। ये दिखाता है कि शुरुआत में अंग्रेज इस एक्सपेरिमेंट को लेकर कुछ हद तक सीरियस थे। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट लंबा नहीं चला। सोर्सेज बताते हैं कि 1827 में इसे अबॉलिश कर दिया गया। करीब 30-40 साल ही चला। क्यों फेल हो गया ये सिस्टम? क्या दिक्कतें आईं? वही दिक्कतें जो अक्सर ऐसे सिस्टम्स में आती हैं, जहां ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी कम हो। समय के साथ इनएफिशिएंसी बढ़ गई, काम ठीक से नहीं हो रहा था, करप्शन की शिकायतें भी आने लगी। मतलब पावर का मिसयूज। हो सकता है जो स्थानीय नेता इन अदालतों को चला रहे थे, वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने लगे हों, या फिर अंग्रेज अधिकारियों का सुपरविजन ढीला पड़ गया हो। कुल मिलाकर सिस्टम चरमरा गया। लिहाजा 1827 में रेगुलेशन आई ऑफ 1796 को खत्म कर दिया गया। तो फिर क्या हुआ? क्या पहाड़िया इलाके को वापस नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन में मिला दिया गया जैसे बाकी बंगाल था? पूरी तरह से नहीं। अंग्रेज अभी भी मानते थे कि इन इलाकों को हैंडल करने के लिए कुछ स्पेशल इंतजाम जरूरी हैं। तो एक नया कानून लाया गया, रेगुलेशन 1 ऑफ 1827। अच्छा, नया रेगुलेशन। इसमें क्या था? इसने एक बीच का रास्ता अपनाया। पहाड़िया और आसपास की दूसरी जनजातियों को ऑर्डिनरी कोर्ट्स के पार्शियल ज्यूरिसडिक्शन में लाया गया। पार्शियल ज्यूरिसडिक्शन मतलब कुछ मामलों में सामान्य अदालतें दखल दे सकती थी, लेकिन पूरी तरह से नहीं। साथ ही कानून लागू करते समय उनके रिवाजों और जरूरतों का ध्यान रखते हुए स्पेशल एग्जेम्पशंस यानी विशेष छूट का प्रावधान भी रखा गया। ओके,
तो ये दिखाता है कि अंग्रेज लगातार एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कोई एक फिक्स फॉर्मूला उन्हें नहीं मिल रहा था। बिल्कुल, एक तरह का ट्रायल एंड एरर चलता रहा। तो ये सिलसिला चलता रहा, कभी ज्यादा अलगाव, कभी थोड़ा इंटीग्रेशन, स्पेशल रूल्स, एग्जेम्पशंस। ये कब तक चला? शायद 1855 के संथाल विद्रोह तक। सोर्सेज इसे एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बताते हैं। हाँ, संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह ने ब्रिटिश सोच को कैसे झकझोरा? क्या हुआ था? संथाल विद्रोह या संथाल हुल 1855-56 में हुआ और ये बहुत बड़े पैमाने पर था। इसने ब्रिटिश हुकूमत को हिलाकर रख दिया था। ये सिर्फ कानून व्यवस्था का मसला नहीं था, बल्कि जमींदारों, साहूकारों और सरकारी नीतियों के खिलाफ एक जबरदस्त गुस्सा था जो फूट पड़ा। इस विद्रोह ने अंग्रेजों को साफ कर दिया कि उनकी अब तक की नीतियां, खासकर इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन को रोकने में, पूरी तरह नाकाम रही हैं। उन्हें लगा कि अब कंट्रोल और कड़ा करना पड़ेगा और प्रशासन का तरीका बदलना होगा। तो विद्रोह के जवाब में क्या बदलाव आए? क्या कंट्रोल और बढ़ाया गया? हाँ, रिस्पॉन्स था ज्यादा डायरेक्ट कंट्रोल का। जिन इलाकों में सामान्य कानून लागू नहीं होते थे, जिन्हें नॉन रेगुलेशन एरियाज कहा जाता था, वहां रेगुलेशन सिस्टम को और मजबूती से लागू किया गया। अच्छा। विद्रोह से प्रभावित क्षेत्रों में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स जैसे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या कलेक्टर, उन्हें ही सिविल और पीनल पावर्स दे दी गई। मतलब जो प्रशासन चला रहा है वही जज भी बन गया। हाँ, वही जज बन गया। सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट खत्म। मकसद था तेजी से फैसले लेना और किसी भी विरोध को सख्ती से कुचलना। इन इलाकों को इफेक्टिवली एक स्पेशल, ज्यादा अथॉरिटेरिंग एडमिनिस्ट्रेशन के तहत ला दिया गया। ये तो शक्तियों का केंद्रीकरण हो गया एक ही अधिकारी के हाथ में। क्या इस नए सिस्टम को कानूनी जामा भी पहनाया गया, मतलब लीगल बैकिंग मिली इसे? बिल्कुल। प्रशासन में इतने बड़े बदलाव के लिए कानूनी आधार तो चाहिए ही था। जी। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 पास किया। अच्छा, 1861 का एक्ट। हाँ, जिसने गवर्नर जनरल को ऐसे स्पेशली एडमिनिस्टर्ड नॉन रेगुलेशन एरियाज बनाने और उनके लिए नियम बनाने का अधिकार दिया। इसे फॉर्मल सैंक्शन मिल गया। फिर 1870 में पार्लियामेंट ने एक और कानून पास किया जिसने गवर्नर जनरल इन काउंसिल को और ज्यादा ताकत दी। वो ऐसे इलाकों के लिए बनाए गए रेगुलेशंस को लीगलाइज कर सकते थे, भले ही वो सामान्य कानूनों से अलग क्यों ना हो। तो मतलब लंदन से भी ग्रीन सिग्नल था इस स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। हाँ, बिल्कुल। ये दिखाता है कि लंदन में बैठी सरकार भी भारत में इन समस्याग्रस्त इलाकों के लिए एक अलग, ज्यादा नियंत्रित प्रशासनिक ढांचे के पक्ष में थी। और फिर 1874 में शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स एक्ट 14 ऑफ 1874 आया। ये इंडियन लेजिस्लेचर ने पास किया था। इसका क्या मकसद था? क्या इसने नॉन रेगुलेशन एरियाज को ही नया नाम दिया? हाँ, काफी हद तक। शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स एक्ट 1874 ने इन स्पेशली एडमिनिस्टर्ड एरियाज को एक फॉर्मल नाम दिया, शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स। ओके, शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स। इस कानून ने लोकल गवर्नमेंट्स यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को ज्यादा शक्तियां दी। अब प्रांतीय सरकारें ये तय कर सकती थीं कि उनके राज्य के शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स में कौन-कौन से कानून लागू होंगे। अच्छा, मतलब वो चुन सकती थीं। हाँ, वो चाहें तो पूरे देश में लागू होने वाले कानूनों को इन जिलों में लागू ना करें या फिर उनमें मॉडिफिकेशन करके, बदलाव करके लागू करें। ये थियोरेटिकली तो डिसेंट्रलाइजेशन जैसा लगता है ना? थियोरेटिकली हाँ, सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल रियलिटी क्या थी? क्या ये वाकई जनजातियों के भले के लिए कस्टमाइजेशन था या अंग्रेजों के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को आसान बनाने का तरीका? ये देखने के नजरिए पर निर्भर करता है। अंग्रेजों के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये एडमिनिस्ट्रेशन को फ्लेक्सिबल बनाने का तरीका था। हर इलाके की पिछड़ी हुई जनजाति के लिए अलग से कानून बनाना मुश्किल था, तो ये ज्यादा आसान था कि लोकल ऑफिसर्स तय करें कि कौन सा कानून चलेगा, कौन सा नहीं। लेकिन इसका नतीजा अक्सर ये होता था कि इन इलाकों में रहने वालों को पता ही नहीं चलता था कि उन पर कौन सा कानून लागू होता है। आर्बिट्रेरीनेस बढ़ सकती थी। हाँ, मतलब अफसर की मर्जी। बिल्कुल। और मॉडिफिकेशन का मतलब अक्सर कानूनों को और सख्त बनाना भी हो सकता था, जैसा हमने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के मामले में देखा। तो कस्टमाइजेशन के नाम पर कंट्रोल ज्यादा मजबूत हो सकता था। सही बात है। तो ये शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स वाला सिस्टम चलता रहा। फिर आता है 20वीं सदी का बड़ा बदलाव, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं। हाँ, मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स। इसमें ट्राइबल एरियाज के लिए क्या नया था? सेक्शन 52A2 का जिक्र है सोर्सेज में। ये क्या था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने भारत में रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की दिशा में कुछ कदम उठाए थे, जैसे डायरकी सिस्टम वगैरह। लेकिन सेक्शन 52A2 ने
ये साफ कर दिया कि ये सुधार सब पर लागू नहीं होंगे। अच्छा। इस सेक्शन ने गवर्नमेंट ऑफ जनरल इन काउंसिल को ये अधिकार दिया कि वो भारत के कुछ इलाकों को बैकवर्ड ट्रैक्स यानी पिछड़े इलाके घोषित कर सकें। बैकवर्ड ट्रैक्ट्स, ये लेबलिंग ही अपने आप में काफी कुछ कहता है। बिल्कुल। और इन घोषित इलाकों को एक्ट के सामान्य प्रावधानों से एग्जेम्प्ट रखा जा सकता था। मतलब वहां 1919 एक्ट के तहत होने वाले एडमिनिस्ट्रेटिव या पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लागू नहीं होंगे। उनके लिए एक स्पेशल मॉडिफाइड एडमिनिस्ट्रेशन का आदेश दिया जा सकता था। तो इस लेबलिंग के आधार पर क्या हुआ? क्या इन बैकवर्ड ट्रैक्ट्स को पूरी तरह से अलग कर दिया गया? हाँ, और यहीं पर दो नई कैटेगरीज उभर कर सामने आईं। अंग्रेजों ने बैकवर्ड ट्रैक्ट्स को भी दो हिस्सों में बांटा, शायद उनके पिछड़ेपन की डिग्री के आधार पर या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए। कौन सी दो कैटेगरीज? पहली, होली एक्सक्लूडेड एरियाज यानी पूर्णतः अपवर्जित क्षेत्र। ये वो इलाके थे जिन्हें प्रशासन की मुख्य धारा से पूरी तरह बाहर माना गया। यहाँ गवर्नर जनरल का सीधा नियंत्रण होता था और सामान्य कानून या लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स लागू नहीं होते थे। पूरी तरह बाहर। और दूसरी? दूसरी, पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज यानी आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्र। इन इलाकों में कुछ हद तक सामान्य प्रशासन लागू हो सकता था, लेकिन गवर्नर को यह अधिकार था कि वो तय करें कि कौन सा कानून लागू होगा और कौन सा नहीं, या किस मॉडिफिकेशन के साथ लागू होगा। होली एक्सक्लूडेड और पार्शियली एक्सक्लूडेड, इसका सीधा असर तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पे पड़ा होगा। 1919 एक्ट के तहत जो नई सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स बन रही थीं, उनमें इन इलाकों की आवाज कैसे शामिल होती? आवाज तो बहुत दबी हुई थी, या थी ही नहीं। सोर्सेज बताते हैं कि जो होली एक्सक्लूडेड एरियाज थे, हाँ, उन्हें लेजिस्लेचर्स में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था, जीरो। मतलब उन लाखों लोगों की तरफ से बोलने वाला कोई नहीं था। कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। और पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज में स्थिति थोड़ी बेहतर थी, लेकिन ज्यादा नहीं। कुछ इलाकों से सदस्य सरकार द्वारा नॉमिनेट किए जाते थे। नॉमिनेट मतलब सरकार के चुने हुए लोग? हाँ, सरकार के चुने हुए लोग। कुछ में मिक्स्ड सिस्टम था, थोड़े सदस्य इलेक्ट होते थे, वो भी सीमित मताधिकार के आधार पर, और बाकी नॉमिनेट किए जाते थे। कुल मिलाकर इन इलाकों के लोगों की राजनीतिक भागीदारी लगभग ना के बराबर थी, और जो थी भी वो सरकार के कंट्रोल में थी। ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस से बिल्कुल कटे हुए थे। ये तो पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन की एकदम साफ तस्वीर है। फिर आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात की, राज्यों को ज्यादा अधिकार दिए। हाँ, 1935 का एक्ट। क्या इसने एक्सक्लूडेड एरियाज की स्थिति में कोई बड़ा बदलाव किया? सोर्सेज के मुताबिक 1935 एक्ट ने एक्सक्लूडेड एरियाज के सिस्टम को बरकरार रखा, बस थोड़े माइनर चेंजेस किए। होली एक्सक्लूडेड एरियाज और पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज की कैटेगरीज बनी रहीं। अच्छा, मतलब वही सिस्टम चलता रहा। हाँ, मोटे तौर पर। एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि होली एक्सक्लूडेड एरियाज का प्रशासन गवर्नर के पर्सनल डिस्क्रिशन में रखा गया। पर्सनल डिस्क्रिशन मतलब इन इलाकों को कैसे चलाना है, इस पर गवर्नर को अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी जो चुनी हुई प्रांतीय सरकार थी, उससे सलाह लेने की भी जरूरत नहीं थी। वो सीधे अपनी मर्जी से या ऊपर से मिले आदेशों के अनुसार काम करते थे। अरे, मतलब पूरा कंट्रोल गवर्नर का? हाँ, ये दिखाता है कि इन इलाकों पर डायरेक्ट कॉलोनियल कंट्रोल बनाए रखना कितना जरूरी समझा गया 1935 में भी। लेकिन पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज का क्या? वहां तो 1937 में चुनी हुई पॉपुलर मिनिस्ट्रीज बनी, कांग्रेस की और दूसरी पार्टियों की। उन्होंने इन इलाकों के लिए क्या किया? हाँ, पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज का प्रशासन गवर्नर को मिनिस्टर्स की सलाह पर करना था। और यहीं पर, जैसा आपने कहा, एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। कैसे? जब 1937 में ये पॉपुलर मिनिस्ट्रीज बनी, तो उन्होंने इन पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज की समस्याओं पर ध्यान देना शुरू किया। कई राज्यों जैसे बिहार, उड़ीसा, बॉम्बे, मद्रास की प्रांतीय सरकारों ने ट्राइबल इंक्वायरी कमिटीज नियुक्त की। ट्राइबल इंक्वायरी कमिटीज, ये सुनने में एक पॉजिटिव स्टेप लगता है। क्या ये पहली बार था कि सरकार जनजातियों की समस्याओं को समझने के लिए एक सिस्टमैटिक कोशिश कर रही थी? बिल्कुल। सोर्सेज इसे एक महत्वपूर्ण मोड़ मानते हैं। अब तक ब्रिटिश नीति ज्यादातर नेगेटिव रही थी, बस लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखो, विद्रोह ना होने दो और बाकी उन्हें उनके हाल पे छोड़ दो। जिसका मतलब अक्सर एक्सप्लॉयटेशन होने देना भी था। हाँ, बिल्कुल। आइसोलेशन और कंट्रोल पर जोर था, वेलफेयर पर नहीं। इन इंक्वायरी कमिटीज की नियुक्ति पहली बार एक पॉजिटिव पॉलिसी ऑफ रिकंस्ट्रक्शन की दिशा में कदम था। ये इस बात का संकेत था कि शायद अब सरकार उनकी भलाई, उनके विकास के बारे में सोचना शुरू कर रही है।
प्रॉब्लम्स को असेस करने की कोशिश हो रही थी ताकि सॉल्यूशंस तलाशे जा सकें। जैसे डॉक्टर बीमारी का इलाज करने से पहले डायग्नोसिस करता है, वैसा कुछ। तो इन कमिटीज का काम क्या था? क्या इनसे उम्मीद थी कि वो ट्राइबल लाइफ की सच्चाइयों को सामने लाएंगी? उनकी गरीबी, कर्ज, जमीन का छिनना, अशिक्षा, स्वास्थ्य समस्याएं, ये सब? एग्जैक्टली। उम्मीद यही थी कि ये कमिटीज इन इलाकों का दौरा करेंगी, लोगों से मिलेंगी, उनकी समस्याएं समझेंगी, जमीन का एलियनेशन, इंडेटेडनेस, जंगल के अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, शोषण के विभिन्न रूप, और फिर सरकार को रिकमेंडेशंस देंगी कि भाई क्या नीतियां बनाई जानी चाहिए, कौन से कानून बदले जाने चाहिए। ये असेसमेंट भविष्य की ट्राइबल वेलफेयर पॉलिसीज का आधार बन सकता था। एक तरह से आज़ाद भारत में जो ट्राइबल डेवलपमेंट की नीतियां बनी, उनकी जमीन तैयार करने का काम ये कमिटीज कर सकती थी। ये तो वाकई एक होपफुल मोमेंट लगता है, लेकिन सोर्सेज के आखिर में लिखा है कि ये कोशिश परवान नहीं चढ़ पाई। ये असेसमेंट और पॉलिसी फॉर्मुलेशन का प्रोसेस रुक गया। क्यों? क्या हुआ? हाँ, यहीं पर कहानी में एक मोड़ आता है। किस्मत खराब कहिए या इतिहास का फेर, 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। अच्छा, विश्व युद्ध? हाँ, ब्रिटेन युद्ध में शामिल हुआ और भारत को भी बिना पूछे शामिल कर लिया गया। इसके विरोध में कांग्रेस की प्रांतीय सरकारों ने इस्तीफा दे दिया। हाँ, वो तो बड़ा पॉलिटिकल इवेंट था। बिल्कुल। देश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई, नेशनल इमरजेंसी लग गई, सरकार का पूरा ध्यान, सारे रिसोर्सेज वॉर एफर्ट पर लग गए। ऐसे माहौल में ट्राइबल रिहैबिलिटेशन या डेवलपमेंट जैसी चीजें प्रायोरिटी लिस्ट में बहुत नीचे चली गई। मतलब फोकस हट गया? फोकस पूरी तरह हट गया। वो जो इंक्वायरी कमिटीज बनी थीं, उनकी रिपोर्ट्स आई भी होंगी तो उन पर अमल करने का न तो पॉलिटिकल विल बचा, न ही रिसोर्सेज। वो जो एक सकारात्मक मोड़ आया था, वो वहीं थम गया। तो एक पूरी सदी से ज्यादा का सफर, राजमहल हिल्स के पहाड़िया प्रयोग से शुरू होकर संथाल विद्रोह के बाद कड़े नियंत्रण, फिर स्केड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स और एक्सक्लूडेड एरियाज के जरिए अलगाव, और फिर विशेष प्रशासन, और आखिर में इंक्वायरी कमिटीज के जरिए समस्याओं को समझने की एक अधूरी कोशिश पर आकर रुक गया। वाकई एक हॉचपॉच कहानी है। बिल्कुल, जिसमें नियंत्रण है, अलगाव है, कभी कभी थोड़ी सहानुभूति भी दिखती है, और बहुत सारा विरोधाभास शामिल है। हाँ, और ये पूरी विरासत, ये कानून, ये प्रशासनिक ढांचे, ये अलगाव और जुड़ाव के अनुभव, ये अधूरे प्रयास आज़ाद भारत के संविधान निर्माताओं और नीति निर्माताओं के सामने एक बड़ी चुनौती भी थी और एक संदर्भ भी। जरूर। इंडिपेंडेंट इंडिया की ट्राइबल पॉलिसीज कहीं ना कहीं इसी कॉलोनियल लेगेसी के रिस्पॉन्स में शेप हुई हैं, चाहे वो उसे जारी रखने के रूप में हो या उसे बदलने की कोशिश के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ब्रिटिश नीति को आदिवासी समुदायों के प्रति थोड़ा विस्तार से देखते हैं। मतलब आज़ादी से पहले, कॉलोनियल रूल से पहले की अगर बात करें तो स्थिति क्या थी? देखिए, पहले ये था कि आदिवासी समुदाय जो थे वो जंगलों और पहाड़ी इलाकों में, हाँ, भारतीय आबादी का ही एक हिस्सा थे, लेकिन वो काफी हद तक ऑटोनमस थे। ऑटोनमस मतलब स्टेट का कोई इंटरफेरेंस नहीं। बिल्कुल नहीं। वो अपना स्वतंत्र जीवन जी रहे थे, राज्य का कोई हस्तक्षेप, कोई दखलंदाजी नहीं थी। जंगल ही उनका घर, उनकी दुनिया, सब कुछ था। अपनी मर्जी के मालिक, जैसा आपने कहा। तो फिर अंग्रेज आए और उन्होंने सब बदल दिया। हाँ, उन्होंने सब बदल दिया। उनकी जो पॉलिसी आई उसमें दो मुख्य बातें नजर आती हैं, दो एलिमेंट्स। अच्छा, क्या थे वो? पहला तो था उन्हें आइसोलेट करना, मेन स्ट्रीम से अलग रखना, आदिवासियों को मुख्यधारा से एकदम अलग थलग रखने की कोशिश। अच्छा, आइसोलेशन। क्यों? मतलब क्या वजह थी इसके पीछे? इसके पीछे पॉलिटिकल इंटरेस्ट थे साफ तौर पर। बिल्कुल। उन्हें ये डर था कि अगर ये जनजातियां बाकी आबादी से, खासकर राष्ट्रवादी आंदोलन से जुड़ गईं तो खतरा बन सकती है उनके लिए। एग्जैक्टली, उनके एम्पायर के लिए खतरा। उन्हें कहीं ना कहीं ये शक था कि ये लोग लड़ने में माहिर हैं और अगर संगठित हो गए तो मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। एकता में शक्ति है, ये वो खूब समझते थे। बिल्कुल समझ आता है। और दूसरा एलिमेंट क्या था? दूसरा था रिफॉर्म का, इन लोगों को सिविलाइज करने की कोशिश। ओहो, ये सिविलाइजिंग मिशन वाला एंगल, जैसे वो कोई पिछड़े हुए लोग हों और अंग्रेज उन्हें सुधारने का जिम्मा लेके आए हैं। बड़ा पैटर्नाइजिंग नजरिया था ये तो। बिल्कुल, और मजे की बात यह है कि इस सिविलाइज करने के मुखौटे के पीछे असल में वही एक्सप्लॉयटेशन और एलियनेशन की पॉलिसी चल रही थी जो वो बाकी भारत के साथ वो अपना रहे थे। मतलब नाम सुधार का, काम शोषण का। हाँ बिल्कुल, उनका अल्टीमेट गोल तो अपनी कमाई, अपने रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना था। यही उनका असली मकसद। और इसके लिए उन्होंने क्या किया आदिवासियों के संदर्भ में?
इसी चक्कर में उन्होंने आदिवासियों को रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के दायरे में लाने की बहुत कोशिशें की। जरा सोचिए, जो लोग हजारों साल से जंगल को अपना घर मानते आए थे, जिनकी पूरी इकोनॉमी, सोसाइटी, कल्चर उसी पर आधारित थी। उनसे अब टैक्स वसूला जाना था, जंगल की जमीन का, उपज का। हाँ, ये उनके लिए एक बिल्कुल फॉरेन कॉन्सेप्ट था, एकदम एलियन। उन्हें समझ ही नहीं आया कि अपने ही घर में रहने का टैक्स क्यों दे। जाहिर सी बात है, रेजिस्टेंस तो हुआ ही होगा। जब कोई बाहरी ताकत आकर आपकी पूरी जीवन शैली बदलने की कोशिश करेगी तो विरोध तो होगा ही। हुआ, बिल्कुल हुआ। अंग्रेजों के इन शुरुआती हस्तक्षेपों, इस इनिशियल इंटरफेरेंस के खिलाफ कई बड़े आदिवासी रिवोल्ट्स हुए। इतिहास भरा पड़ा है इनसे। जैसे कुछ उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। जैसे 1832 का चौर विद्रोह, चौर अपराइजिंग का जिक्र आता है। फिर उसी साल छोटा नागपुर में कोल और हो समुदायों का बड़ा विद्रोह, कोल एंड हो अपराइजिंग हुआ। फिर 1840 के दशक में सतारा में विद्रोह हुआ। 1856 का संथाल विद्रोह तो काफी बड़ा और महत्वपूर्ण था। उसने तो अंग्रेजों की नींव हिला दी थी कुछ वक्त के लिए। बाप रे, ये लिस्ट तो काफी लंबी लगती है। ये दिखाता है कि आदिवासी समुदायों ने चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त नहीं किया, उन्होंने बहुत कड़ा प्रतिरोध किया। बिल्कुल, बहुत कड़ा प्रतिरोध। और इन विद्रोहों का एक नतीजा ये हुआ कि 19वीं सदी के अंत तक आते आते अंग्रेजों को ये एहसास हो गया कि डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन शायद बेस्ट स्ट्रैटेजी नहीं है। उन्हें समझ आ गया कि सीधे भिड़ने से बात नहीं बनेगी। हाँ, तब उन्होंने थोड़ी स्ट्रैटेजी बदली और एडमिनिस्ट्रेटिव सेग्रीगेशन की पॉलिसी अपनाई। मतलब उन्होंने तय किया कि इन समुदायों को मेनस्ट्रीम पॉपुलेशन से अलग रखकर ही कंट्रोल करना ज्यादा आसान है, आइसोलेट कर दो। अच्छा, तो ये आइसोलेशन वाली पॉलिसी और पुख्ता हो गई। तो इस 19वीं सदी की पॉलिसी को अगर और डिटेल में देखें तो इसके क्या मुख्य पहलू थे? आपने कहा एडमिनिस्ट्रेटिव सेग्रीगेशन। हाँ, पहला और सबसे अहम पहलू यही था, एडमिनिस्ट्रेटिव सेग्रीगेशन, यानी प्रशासनिक अलगाव। इसका सीधा मकसद था आदिवासियों को बाकी समाज से अलग रखना। और इसके लिए उन्होंने क्या कदम उठाए कानूनी तौर पर? इसके लिए खास कानून लाए गए, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स 1870s और 1901। इनके जरिए ऑटोनमस ट्राइबल एरियाज बनाए गए, जहां सामान्य कानून जो बाकी भारत में लागू होते थे, वो या तो लागू नहीं होते थे या अलग तरीके से लागू होते थे। अच्छा, मतलब कानूनी तौर पर ही उन्हें एक अलग दर्जा दे दिया गया। हाँ, बिल्कुल। 1870 के एक्ट ने तो कई आदिवासी क्षेत्रों को शेड्यूल्ड ट्रैक्ट्स डिक्लेयर कर दिया। शेड्यूल्ड ट्रैक्ट्स? और फिर 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, उसने इस सेग्रीगेशन को और फॉर्मलाइज कर दिया। इसने एक्सक्लूडेड एरियाज और पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज बनाए। अच्छा, एक्सक्लूडेड और पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज, इनमें क्या फर्क था? एक्सक्लूडेड एरियाज में तो गवर्नर का लगभग सीधा शासन होता था, विधायिका का कोई खास रोल नहीं था। पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज में कुछ हद तक प्रांतीय सरकार का दखल था, लेकिन गवर्नर के पास काफी पावर्स थीं। कुल मिलाकर इन इलाकों में एक अलग ही एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था। मतलब पूरी तरह से अलग थलग रखने का प्लान। हाँ, और यहाँ तक कि वेरियर एल्विन, जो एक जाने माने एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे और जिन्होंने आदिवासियों के लिए काफी सहानुभूति दिखाई, उन्होंने भी एक समय पे ट्राइबल नेशनल पार्क्स बनाने का सुझाव दिया था। ट्राइबल नेशनल पार्क्स? मतलब जैसे जानवरों के लिए नेशनल पार्क होते हैं, वैसे इंसानों के लिए। कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट था, मतलब पूरी तरह से अलग थलग रखने का आइडिया। हालांकि उनका इंटेंशन शायद प्रिजर्वेशन का था, आदिवासियों की संस्कृति को बचाने का। लेकिन ये दिखाता है कि आइसोलेशन का विचार कितना डोमिनेंट था उस वक्त। हाँ, ये दिलचस्प पॉइंट है, प्रिजर्वेशन के नाम पर आइसोलेशन। अच्छा, ये तो हुआ पहला पहलू। दूसरा क्या था? दूसरा पहलू था एक प्रोएक्टिव फॉरेस्ट पॉलिसी, और ये शायद सबसे ज्यादा विनाशकारी साबित हुआ आदिवासियों के लिए। फॉरेस्ट पॉलिसी, हाँ, ये तो बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि जंगली तो उनकी ट्रेडिशनल लाइफलाइन थे। बिल्कुल सही। जंगल सिर्फ उनकी लाइवलीहुड का सोर्स नहीं थे, ये उनकी पूरी आइडेंटिटी, उनके कल्चरल एग्जिस्टेंस का हिस्सा थे। उनका जंगलों से एक गहरा, आप कह सकती हैं, स्पिरिचुअल और कल्चरल अटैचमेंट था। जैसे हमारे लिए हमारा घर, हमारा मोहल्ला होता है, शायद उससे भी कहीं ज्यादा गहरा। हाँ, बिल्कुल। पेड़, पौधे, नदी, पहाड़, ये सब उनके मिथकों, उनकी कहानियों, उनकी रिचुअल्स का हिस्सा थे। वो जंगल को माँ मानते थे कई समुदाय। लेकिन अंग्रेजों का नजरिया बिल्कुल अलग था। उनके लिए जंगल क्या थे? सिर्फ संसाधन? एग्जैक्टली, वैल्यूएबल रिसोर्सेज, टिम्बर, मिनरल्स और दूसरे वन उत्पाद।
उन्हें अपनी इंडस्ट्रीज के लिए, रेलवे स्लीपर बनाने के लिए, जहाज बनाने के लिए लकड़ी चाहिए थी। प्रॉफिट मोटिव सबसे ऊपर था हमेशा की तरह। और इस प्रॉफिट मोटिव के चलते उन्होंने क्या किया? इसी मोटिव के चलते उन्होंने ऐसे एक्सक्लूजनरी लॉज पास किए जिन्होंने आदिवासियों को उनके अपने ही घर से, अपने ही जंगल से बेदखल कर दिया एक तरह से। इसमें सबसे कुख्यात है 1865 का फॉरेस्ट एक्ट और उसके बाद के अमेंडमेंट्स। अच्छा, 1865 फॉरेस्ट एक्ट, इसने क्या किया? इन एक्ट्स ने रातों रात आदिवासियों के ट्रेडिशनल फॉरेस्ट राइट्स छीन लिए। सदियों से वो जिन जंगलों में आज़ादी से घूमते थे, शिकार करते थे, फल फूल इकट्ठा करते थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, वो सब अभी लीगल हो गया? हाँ, ज्यादातर जगहों पर वो सब अब इलीगल हो गया या बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो गया। ये तो बहुत बड़ा झटका रहा होगा उनके लिए। बहुत बड़ा। और इतना ही काफी नहीं था, जंगलों को अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई कर दिया गया। रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स और विलेज फॉरेस्ट्स। अच्छा, ये क्लासिफिकेशन किस आधार पर था? रिजर्व फॉरेस्ट्स वो थे जहां कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन सबसे ज्यादा होना था। यहां आदिवासियों का प्रवेश लगभग पूरी तरह बंद कर दिया गया। सोचिए, पूरी तरह बंद। बाप रे। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स में कुछ रियायतें थीं, लेकिन वो भी लोकल फॉरेस्ट ऑफिशियल्स की मर्जी पर निर्भर थीं और वहां भी कई तरह के रिस्ट्रिक्शंस थे। विलेज फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट भी बहुत सीमित था और अक्सर वो जंगल होते थे जिनमें संसाधन कम होते थे। और ये सब करते वक्त आदिवासियों की जरूरतों का कोई ध्यान नहीं रखा गया? ना के बराबर। उनकी जरूरतों, उनके अधिकारों का कोई ख्याल नहीं रखा गया। पूरा फोकस कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन पर था। हद तो तब हो गई होगी जब रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी मुश्किल हो गया होगा। बिल्कुल, हद तो तब हो गई जब मवेशी चराना, ग्रेजिंग, जो उनके पशुपालन के लिए जरूरी था, या सूखी लकड़ी इकट्ठा करना, कलेक्शन ऑफ फ्यूल वुड, जो उनके चूल्हे के लिए एसेंशियल था, ऐसी सामान्य रोजमर्रा की एक्टिविटीज को भी इलीगल बना दिया गया। ये तो मतलब जीने के अधिकार पर ही हमला था एक तरह से। हाँ, ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे किसी को अपने ही घर के आंगन में चलने से मना कर दिया जाए। और जहां कभी कभार परमिशन मिलती भी थी, वहां भारी टैक्स देना पड़ता था। वेरियर एल्विन ने इसके बारे में कुछ लिखा था शायद। हाँ, वेरियर एल्विन ने तो यहां तक लिखा है कि ये वन कानून इतने ज्यादा और कॉम्प्लेक्स थे, एग्जॉस्टिव एंड कॉम्प्लेक्स, कि शायद ही कोई आदिवासी ऐसा हो जो एक ही दिन में, अनजाने में ही सही, उनमें से कई कानूनों का उल्लंघन न कर बैठता हो। मतलब हर कदम पर कानून तोड़ने का डर। जरा सोचिए उनकी जिंदगी कितनी मुश्किल, कितनी इनसिक्योर हो गई होगी। बहुत ज्यादा। और जैसा कि सोशियोलॉजिस्ट एलपी विद्यार्थी ने पॉइंट आउट किया है, जंगलों से ये अलगाव सिर्फ इकोनॉमिक नहीं था, ये एक गहरा इमोशनल और कल्चरल लॉस भी था। इमोशनल और कल्चरल लॉस? कैसे? उनके लिए पेड़, नदियां, पहाड़ सिर्फ नेचर नहीं थे, उनके डीप सिंबॉलिक और रिलीजियस मीनिंग्स थे। ये उनकी कलेक्टिव आइडेंटिटी, उनकी पूरी विश्व दृष्टि, वर्ल्ड व्यू का आधार थे। इन कानूनों ने उस आधार पर ही चोट की। ये बहुत गहरी बात है। मतलब ये कानून सिर्फ नियम नहीं थे, ये आदिवासी जीवन और संस्कृति के दिल पर सीधा हमला थे। बिल्कुल। और इसका नतीजा जाहिर है, आदिवासी समुदाय ब्रिटिश शासन के प्रति और ज्यादा विरोधी हो गए। जंगलों पर कब्जे को लेके कन्फ्रंटेशंस बढ़ गए, विद्रोह और तेज हो गए। और दूसरी तरफ जंगलों का क्या हुआ? दूसरी तरफ जंगलों का कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन तेजी से बढ़ा। अंग्रेजों और उनके ठेकेदारों ने खूब मुनाफा कमाया और आदिवासियों को मजबूरी में या तो इन्हीं जंगलों में या बाहर मजदूर बनना पड़ा, या फिर सेटल्ड सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर की ओर धकेला गया, जिसके लिए शायद उनके पास ना तो अच्छी जमीन थी, नहीं अनुभव। बिल्कुल। अक्सर उन्हें बंजर या कम उपजाऊ जमीनें मिलती थीं और उनके पास पारंपरिक खेती के तरीके थे जो नई परिस्थितियों में कारगर नहीं थे। और यहीं से शायद साहूकारों की एंट्री हुई होगी। एग्जैक्टली। यहीं से एक और बड़ी मुसीबत ने उनके जीवन में दस्तक दी। जब आदिवासी अपनी पारंपरिक आजीविका खो बैठे और खेती या मजदूरी पर निर्भर हो गए, तो बाहरी लोगों, बिचौलियों और खासकर साहूकारों का आदिवासी इलाकों में पेनिट्रेशन तेजी से बढ़ा। ये लोग उनकी मजबूरी का फायदा उठाते थे। हाँ, उनकी मजबूरी, उनकी सादगी का फायदा उठाकर उन्हें कर्ज के जाल में फंसाने लगे। ब्याज की दरें इतनी ज्यादा होती थीं कि कर्ज कभी चुकता ही नहीं था, पीढ़ी दर पीढ़ी कर्ज चलता रहता था। और जमीनें भी हाथ से निकल जाती होंगी। बिल्कुल। उनकी जमीनें धीरे धीरे साहूकारों और दूसरे बाहरी लोगों के कब्जे में जाने लगीं।
ये इंडेटेडनेस, ये कर्ज का बोझ एक और बड़ी त्रासदी बन गई जिसने उन्हें गरीबी के दुष्चक्र में फंसा दिया। कितनी दुखद कहानी है ये। अलगाव, शोषण और फिर कर्ज का जाल। अच्छा, अब आते हैं ब्रिटिश नीति के तीसरे पहलू पर। आपने कहा था एक रिफॉर्मिस्ट अप्रोच। हाँ, तीसरा पहलू था एक रिफॉर्मिस्ट अप्रोच यानी सुधारवादी दृष्टिकोण। लेकिन ये भी उतना सीधा साधा नहीं था जितना सुनने में लगता है। अच्छा, इसमें क्या पेच था? इसमें एक बहुत कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट है क्रिश्चियन मिशनरीज की भूमिका। के.एल. श्रीकांत जैसे स्कॉलर्स का मानना है कि ब्रिटिश पॉलिसी ने ईसाई मिशनरियों को आदिवासी इलाकों में जाकर धर्म परिवर्तन प्रोसेलिटाइज करने की काफी हद तक खुली छूट दी। अंग्रेजों को लगा कि इससे वो सभ्य बनेंगे और शायद ब्रिटिश राज के प्रति वफादार भी। ओहो, और इसका सामाजिक असर क्या हुआ? इसका एक बड़ा सोशल इम्पैक्ट ये हुआ कि इसने अक्सर मेनस्ट्रीम हिंदू पॉपुलेशन और इन जनजातियों के बीच एक खाई पैदा कर दी। जो समाज पहले से ही जाति और समुदाय के आधार पर बटा हुआ था, उसमें एक और लेयर ऑफ सोशल डिवाइड जुड़ गया। धन परिवर्तन से समुदायों के अंदर भी तनाव पैदा हुआ होगा। हाँ, कई जगहों पर ऐसा भी हुआ। परिवार बढ़ गए, गांव बढ़ गए, और कुछ विश्लेषक मानते हैं कि इसका एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट खासकर नॉर्थ ईस्ट इंडिया जैसे कुछ इलाकों में हाल के दशकों में देखने को मिला है, जहां अलग पहचान और ऑटोनॉमी को लेकर कई सेसेशनिस्ट मूवमेंट्स खड़े हुए हैं। ये एक जटिल मुद्दा है जिसके कई कारण होंगे, लेकिन ये पहलू भी सोचने वाला है। बिल्कुल। हालांकि यहाँ ये कहना जरूरी है कि इस पर दूसरा नजरिया भी है। अच्छा, क्या है वो? हाँ, कुछ सोशियोलॉजिस्ट ये भी आर्ग्यू करते हैं कि क्रिश्चियन मिशनरीज ने कई आदिवासी इलाकों में जहां सरकार नहीं पहुंच पाई थी, वहां एजुकेशन और हेल्थ जैसी सर्विसेज पहुंचाकर एक पॉजिटिव रोल भी निभाया। अस्पताल बनाए, उन्होंने आदिवासियों को बाहरी दुनिया से जोड़ने, उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक अवेयर करने और समाज में उनके राइटफुल प्लेस के लिए लड़ने में भी कुछ हद तक मदद की। तो ये भी कहा जाता है कि मिशनरियों ने उन्हें सदियों के अंधेरे, डार्कनेस ऑफ एजेस से बाहर निकालने में एक भूमिका निभाई। हाँ, ये तर्क भी दिया जाता है। तो यहाँ हमें दोनों पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं और शायद सच्चाई इन दोनों के बीच में कहीं है। हर जगह का अनुभव अलग रहा होगा। बिल्कुल, इतिहास की इंटरप्रिटेशन हमेशा न्यूआंस्ड होती है, एक तरफा नहीं देख सकते। लेकिन अगर हम ओवरऑल इम्पैक्ट की बात करें, ब्रिटिश शासन का कुल मिलाकर क्या असर रहा आदिवासियों पर? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि ब्रिटिश शासन ने आदिवासियों की सफरिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ाया। उनका पूरा इकोनॉमिक बेस जो जंगल, ज़मीन और पारंपरिक व्यवसायों पर टिका था, वो सिस्टमैटिक तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया। उन्हें अपने ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस जैसे शिकार करना, गैदरिंग करना, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, झूम खेती वगैरह छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। हाँ, और नतीजा ये हुआ कि उन्हें भयानक पॉवर्टी और एक्सप्लॉयटेशन का सामना करना पड़ा। कई जगहों पर तो उन्हें बॉन्डेड लेबर यानी बंधुआ मजदूरी के नर्क में ढकेल दिया गया। बंधुआ मजदूरी कहाँ पर? खासकर असम और बंगाल के चाय और कॉफी बागानों, प्लांटेशंस में। वहाँ काम करने वाले बहुत से मजदूर ये आदिवासी ही थे, जिन्हें जबरदस्ती या धोखे से उनके गांव से ले जाया गया था और जिनसे जानवरों की तरह काम लिया जाता था, बहुत ही दयनीय स्थिति में। ये तो भयानक शोषण था। बिल्कुल, ओवर एक्सप्लॉयटेशन था। और इसी के खिलाफ बार बार विद्रोह भी हुए, जैसा हमने पहले जिक्र किया। बुद्धिदेव चौधरी अपनी किताब ट्राइबल ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया 1992 में एक और अहम बात कहते हैं। क्या कहते हैं वो? वो लिखते हैं कि रेलवेज के एक्सपेंशन ने आदिवासियों के हिस्टोरिकल आइसोलेशन को तोड़ा जरूर, लेकिन ये कॉन्टैक्ट बहुत ही अनइवन था। इसने एक अनकंट्रोल्ड और इनडिस्क्रिमिनेट असिमिलेशन की प्रोसेस शुरू की। अनकंट्रोल्ड और इनडिस्क्रिमिनेट असिमिलेशन, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब बाहरी समाज का डोमिनेंट कल्चर उन पर इतनी तेजी से और बिना किसी तैयारी के थोपा गया कि इससे जनजातियों का डीट्राइबलाइजेशन होने लगा। उनकी अपनी यूनिक पहचान, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, उनके सोशल स्ट्रक्चर्स धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे, इरोड होने लगे, वो अपनी जड़ों से कटने लगे। हाँ, ये डीट्राइबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ आर्थिक या राजनीतिक बदलाव नहीं था, ये उनकी आत्मा पर, उनकी पहचान पर हमला था। बिल्कुल। और एम.एस. राव जैसे विद्वानों ने लिखा है कि कॉलोनियल रूल के दौरान माइनिंग और दूसरे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज ने भी आदिवासी जीवन पर गहरा असर डाला। अच्छा, खनन और निर्माण कार्यों ने कैसे? इन प्रोजेक्ट्स के लिए अक्सर उनकी जमीनें छीन ली गईं, उन्हें उनकी जगहों से डिस्प्लेस किया गया, उनका पुनर्वास ठीक से नहीं हुआ
और फिर विडंबना देखिए, उन्हीं प्रोजेक्ट्स में उन्हें कैजुअल लो पेड लेबर के तौर पर काम करने को मजबूर किया गया, अपनी ही जमीन पर मजदूर बन गए। ये तो बहुत अन्यायपूर्ण लगता है। हाँ, और गुहा और गाडगिल जैसे स्कॉलर्स ने तो इसे इकोलॉजिकल इंपीरियलिज्म का नाम दिया है। इकोलॉजिकल इंपीरियलिज्म मतलब पर्यावरण पर साम्राज्यवाद। हाँ, उनका तर्क है कि अंग्रेजों ने सिर्फ लोगों पर नहीं बल्कि पूरे इकोसिस्टम पर अपना इंपीरियल कंट्रोल स्थापित किया। उन्होंने अपनी कमर्शियल ज़रूरतों के हिसाब से प्रकृति का एक्सप्लॉयटेशन किया, जंगलों को काटा, खनिजों को निकाला और आदिवासियों को उनकी सस्टेनेबल लाइफस्टाइल जैसे हंटिंग गैदरिंग या नोमैडिक एक्टिविटीज छोड़कर कमर्शियल एग्रीकल्चर या वेज लेबर अपनाने पर मजबूर किया, जिसका पर्यावरण पर भी लॉन्ग टर्म नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। मतलब इंसान और प्रकृति दोनों का शोषण। बिल्कुल। और अन्याय की पराकाष्ठा देखिए, कुछ जनजातियों को तो बाकायदा कानून बनाकर क्रिमिनल ट्राइब्स का ठप्पा लगा दिया गया। क्रिमिनल ट्राइब्स? हाँ, ये क्या था? 1871 का क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इसका सबसे बदनाम उदाहरण है। इस कानून के तहत दर्जनों समुदायों को, खासकर जो घुमंतू थे या अंग्रेजी व्यवस्था में फिट नहीं बैठते थे, उन्हें जन्मजात अपराधी मान लिया गया। जन्मजात अपराधी? पूरे समुदाय को, हाँ, पूरे के पूरे समुदाय को। उन पर पुलिस की कड़ी निगरानी रखी जाती थी, उनके आने जाने पर पाबंदी थी, उन्हें रोज हाजिरी देनी पड़ती थी। ये कितना बड़ा इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इनजस्टिस था। ये सोचना भी मुश्किल है कि किसी पूरे समुदाय को जन्म से ही अपराधी मान लिया जाए बिना किसी सबूत के। ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। कितना अन्याय सहा है इन समुदायों ने। बिल्कुल। तो अगर हम संक्षेप में ब्रिटिश नीतियों के प्रभाव को समराइज करें। हाँ, बिल्कुल। पहला, आदिवासियों को उनके पारंपरिक व्यवसायों, उनकी जमीन और जंगल से सिस्टमैटिक तरीके से अलग कर दिया गया। उनकी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस पूरी तरह छीन ली गई। दूसरा, उन्हें ज्यादातर सेडेंट्री सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर करने या फिर वेज लेबर बनने पर मजबूर किया गया, जिससे वो अक्सर पॉवर्टी और इंडेटेडनेस के विशेष साइकिल में, मतलब गरीबी और कर्ज के दुष्चक्र में फंस गए। तीसरा, कई इलाकों में, खासकर प्लांटेशंस में, उन्हें बॉन्डेड लेबर जैसी एक्सप्लॉयटेटिव कंडीशंस में, मतलब बंधुआ मजदूरी जैसी शोषित परिस्थितियों में काम करने को मजबूर होना पड़ा। और चौथा, इन सब के क्यूमुलेटिव इफेक्ट के कारण, मतलब इन सब के मिले जुले असर से व्यापक ट्राइबल अनरेस्ट फैला और बार बार विद्रोह हुए। ये उनके जीवन, उनकी संस्कृति, उनकी पहचान पर एक बहुत गहरा ट्रॉमा था, एक आघात था। हाँ, एक ऐसा आघात जिसके निशान शायद आज भी भारतीय समाज में मौजूद हैं और जिसे समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। इन नीतियों की विरासत आज भी भारत के आदिवासी समुदायों के सामने मौजूद सामाजिक, आर्थिक और पहचान से जुड़े संघर्षों में कहीं ना कहीं दिखाई देती है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि औपनिवेशिक नीतियों और जनजातियों पर हमारी आज की चर्चा जानकारीपूर्ण और उपयोगी रही होगी। श्रोताओं को सोचने के लिए एक बिंदु मिलता है कि कैसे अतीत की नीतियां वर्तमान को प्रभावित करती हैं। बिल्कुल। यूपीएससी विषयों पर ऐसी और गहन चर्चाओं के लिए द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।